संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं श्वेता नरेश आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना विक्रम अंकल। आज अचानक मुझे नहीं पता क्या आ गया थी गुरु जी की। घर में गुरु जी मंडे को सत्संग करवाते हैं, अपना दरबार लगवाते हैं। जैसे ही मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद उनके भोग के लिए लेके जाने लगी, अंकल का फोन बजा। और मुझे पता था जब भी अंकल का फोन बजता है वो गुरु जी की आज्ञा होती है कि मैं कुछ शेयर करूं। पिछली बार मेरे से यही क्वेश्चन आया था मन में और मैंने अंकल को बोला था कि अंकल, कुछ नया तो है नहीं, क्या शेयर करूं। बोले वही चीजें बोलनी पड़ती है। बस एक ख्याल सा ही आया था। और नेक्स्ट डे ही रात को जब मैंने सत्संग सुना गुरु जी का आश्रम की तरफ से, उसमें यही मैसेज था कि गुरु जी तो वही सत्संग सुनवाते थे। सत्संग तो सत्संग होता है, पुराना नया नहीं होता है। और वो रियलिटी होती है, आप बीती होती है, गुरु की मेहर होती है, उसकी मेहरबानी होती है। उसको जितनी बार आप गाओगे, जितनी बार आप शेयर करोगे, उतनी बार पूरी संगत का भला होगा। संगत जी, आज मैं इसी अपनी जर्नी को जो गुरु जी के साथ थी, आप सबके साथ एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि गुरु जी सुनने वालों पर भी और सुनाने वालों पर भी जैसे कि हमेशा मेहर करते हैं, अपनी मेहर बनाए रखेंगे। संगत जी, आज जैसा कि हमने वाणी में सुना, जो पहली वाणी थी वो शायद मेरे मन की आवाज थी। ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे, कारज सकल संवारे। क्योंकि आज भी अब मैं भी अपना सत्संग गुरु जी के शुक्राने में कुछ इन्हीं पंक्तियों से, जो मेरे भाव थे मन के, शुरू करना चाह रही थी। बस मैं यही कह रही थी कि जो फंसा हो जीवन के मझधारों में, जो फंसा हो जीवन के मझधारों में, उसका भी उद्धार हो जाता है। गुरु जी के चरणों में आते ही सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो वही चीज आज बाणी में भी कही कि प्रभु की शरण में जब हम आते हैं, सारे कारज वो संभालता है। और सच में जब हम सब जगह से फंसे होते हैं, सब जगह से ठुकराए होते हैं, आई थिंक कल के सत्संग में भी अंकल ने यही बोला था कि 99% हम लोग इसीलिए गुरु जी के दर पे आए होते हैं। जिंदगी की परेशानियों से हार कर, थक कर, जब कोई दर नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, तो गुरु जी की भाषा में ये था कि यहाँ तो मैक्सिमम लोग आते हैं लेट अस ट्राई के नाम पे, कि हम ट्राई करके देखते हैं। शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी, हम सभी नादान हैं। इस लेटेस्ट ट्राई जो आपका वर्ड है, उसी के धागे बंधे हुए हम आपके पास आते हैं। और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पहुंची या मेरे पास क्या था जो आपने मुझे अपने पास बुलाया। संगत जी, गुरु जी क्या इनविटेशन कहिए, बुलावा कहिए या मेहर कहिए, जो डायरेक्ट मुझ पर आई थी। पूरा साल वो बरसने को तैयार थी, लेकिन मैं नादान नहीं गई। इनवाइट आता रहा, नहीं गई। मुझे बुलावा आता रहा। शायद अब ये भी समझ आना शुरू हो गया है, बुलावा भी आता है लेकिन वक्त, समय, टाइम वो ही फिक्स करता है। वो ही बताता है कि तू 2 बार बुलाने पे आया या 3 बार, ताकि बाद में जो मुझे इस चीज की समझ आई कि किसके बुलावे को मैं नहीं अपना सकी थी, वो कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पावर था। और शायद आज उस पछतावे से ही मैं अपने कर्मों को काट रही हूँ। और गुरुजी ये सद्बुद्धि दे रहे हैं कि ये सब मेरे खेल हैं। जैसे शिव पुराण में महाशिव करते थे, नारद जी को भी अपनी उसमें लगाए रखते थे, ऐसे भाव में रखते थे कि नारद जी को
माता को किसी को समझ नहीं आता कि ये खेल उसके है निराले हैं, तो हमारी तो संगत जी औकात ही क्या है। तो संगत जी बेसिकली मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट थी। बहुत सीवियर अटैक था ये। 97-98 में मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। 2-3 साल से आई वाज ऑन स्टीरॉयड। 1999 में मेरी सिस्टर ने मुझे एक दो बार बोला कि एक गुरु जी हैं, आप वहां चले। और संगत जी तब इतनी कैजुअली कोई भी किसी को लेकर एम्पायर एस्टेट नहीं पहुंच सकता था जब तक गुरु जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संगत को परमिशन नहीं देते थे कि आप किसी को लेके आ सकते हैं। अल्टीमेटली संगत जी 2000 जून की बात है। मेरे बहुत ज्यादा सीवियर यू कैन से अल्सरेटिव कोलाइटिस था। और उस वक्त हालत ये थी कि दिन में 10 बार 15 बार वो मैं वॉशरूम यूज करती थी। मोशन पास होता था, ब्लड पास होता था, वॉमिट होती थी, खाना खाया नहीं जाता था। और जो मेरी दवाई थी उस वक्त इंडिया में ये इतना फैला हुआ नहीं था, वो दवाई मुझे सूट नहीं करती थी। और एक ही मेडिसिन थी और अल्टीमेटली मुझे स्टीरॉइड्स पे रखा जाता था। तो संगत जी अल्टीमेटली जब मुझे लगा कोई दवाई आज के टाइम में मुझे नहीं सूट कर रही है, तो जैसा कि मेरी सिस्टर कह रही है, तो मैं भी चलती हूँ और वहां देखती हूँ क्या होता है। ये ख्याल था, अभी कोई मैंने प्लानिंग नहीं की थी। जून का मंथ था, मेरी छुट्टियां थी, मैं मम्मी के घर आई थी। और वहां पर मेरी हालत तो बहुत खराब थी। मेरी सिस्टर एक दिन रात को अचानक आई और कहती दीदी तू चल, गाड़ी लेके आई। मैं कहा यार मेरी इतनी हालत खराब है, ऐसे कैसे मैं चल पड़ू, मुझे हर आधे घंटे में वॉशरूम जाना होता है। 1.5 घंटे का तुम रास्ता बता रहे हो, आई कांट गो। और पता नहीं वहां पे वॉशरूम होगा नहीं होगा। अब जैसे छोटी बहनों का होता है, जिद कर ली उसने कि तुम चलोगे मेरे साथ। अब मुझे भी लगता करता क्या न मरता कि चलो शायद लेट अस ट्राई। गुरु जी का ये सेंटेंस था बहुत प्यारा। मैं भी ट्राई के लिए चली गई कि जब आज के टाइम में कोई दवा काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा, मेडिकल साइंस फेल हो रहा है मेरे सामने, तो चलते हैं, शायद यहीं कुछ मिरेकल हो जाए। तो संगत जी मैं उसके साथ वहां गई। बहुत लंबे में नहीं बोलूंगी क्योंकि ये बात मैं काफी डिटेल में बहुत बार बता चुकी हूँ। आज शॉर्ट में लेकिन बेस मैं जरूर बताऊंगी कि जब हम वहां गए तो मुझे बस यही गाइडेंस मिल रही थी मेरी छोटी सिस्टर से बार बार कि जो हो रहा है वो होते रहना और उसी को फॉलो करना। अपना कोई भी रीजन मत देना, कुछ मत करना। बिकॉज मैं थोड़ा लॉजिक्स और रीजंस में ज्यादा बिलीव करती थी, क्वेश्चंस में ज्यादा बिलीव करती थी। तो संगत जी 2000 की बात है। मैं गुरु जी के दरबार में पहुंची, अंदर आए, शूज उतारे। जैसे ही संगत जी एम्पायर स्टेट में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, सीढ़ियों से उतरते ही राइट में टर्न किया। अभी तक तो आए थे कि किसी बाबा जी से मिलेंगे, किसी दाढ़ी वाले या येलो कलर के कपड़े होंगे, कुछ होगा। लेकिन जो अटायर वहां पे था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी। क्या ब्यूटीफुल ग्लोइंग फेस। मैं इस वक्त वही भाषा बोल रही हूँ जो उस वक्त मेरे मन में आई थी। वही थी कि एक बॉडी को मैं देख रही थी जो गुरु के नाम से मुझे बताई गई थी। मुझे नहीं था पता, नहीं थी अकल कि मैं किसके चरण में आई हूँ। तो वही नासमझी के भाव ही मैं इस वक्त आपसे शेयर करूंगी। तो बस मुझे लगा वाह क्या गुरु है यार, इतना चमकदार, इतना ब्यूटीफुल, और क्या डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं। ये सारी मिली जुली फीलिंग्स थी संगत जी। और सिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी मुंह मत खोलना, कुछ मत बोलना। चुपचाप से गए संगत जी, सर झुकाया जैसे बाकी लोग कर रहे थे और ऊपर आ गए। संगत जी पहली बार हमें सीढ़ियों से ऊपर भेज दिया गया था और वहां पे नीचे बाणी चल रही थी। बस यही था कि जो देखा था कि बैठ करके हमने मेडिटेशन करनी है। अब एज एन एवरेज पढ़ा लिखा पर्सन, दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया हुआ, सोशल वर्क में बिलीव करने वाला, दूसरों की हेल्प कर दी जितनी थी बजट में अपने, इससे ज्यादा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के काम जो कर सकती थी मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करती थी। थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, कभी कभी शिव जी की पूजा मंडे को करना,
ये सब बेसिक रूटीन था। तो इसीलिए मुझे लगता था कि एज अ ह्यूमन बीइंग आज के टाइम में इतना बहुत है, किसी गुरु के पास जाना और ये सब करना मुझे, मेरा माइंड मुझे अलाउ नहीं करता था और परमिशन नहीं देता था। बट उस दिन मजबूरी थी, आए थे कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए। तो संगत जी मैं भी ऊपर बैठ के मेडिटेशन करती रही। मुझे बस ये था कि नीचे क्यों नहीं बैठे हम लोग, थोड़ा लालच कि जितना ज्यादा पास बैठेंगे जल्दी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी या जल्दी जादू हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। बस तो मेडिटेशन में मैं बैठी हुई थी और मुझे लगा कोई बात नहीं, अगर वो अच्छी सोल है, अच्छी पावर है, तो उन्हें पता है कि मैं भी बुरा इंसान नहीं हूँ, वो मुझे ब्लेस कर देंगे। संगत जी उस दिन रूटीन में मैं उन दिनों में कुछ भी नहीं खाती थी, खाती तो वॉमिट करती थी। उस टाइम में गुरुजी हम लोग को जब नीचे आते थे तो अपने हाथ से प्रसाद देते थे। संगत जी यू वोंट बिलीव, जब प्रसाद देना शुरू किया गुरुजी ने इतना बड़ा लड्डू, जो बड़े वाले होते हैं, वो लड्डू सीधा मेरे हाथ में दिया। और एक ही था जो गुरुजी अब भी हम जानते हैं, तब समझ नहीं थी। ऐसे खाया कि दवाई है, घर जाके खाया तो मिठाई है। तो मेरी सिस्टर को वो बात पता थी, उसने बोला दीदी इसे यहीं फिनिश करते हैं। प्रसाद लेके हम लोग संगत जी वहां नहीं खाते थे, जो गुरु जी हाथ में प्रसाद देते थे हम लोग बाहर जा करके, जो एम्पायर एस्टेट के बाहर रोड है वहां खड़े होके खाते थे। तो बाहर गए और मैं कहूँ पागल है तू, इतना सारा प्रसाद वो भी मीठा, मैं नहीं खा सकती। शी सेड तुझे फिनिश करना है, यही तेरी ब्लेसिंग्स हैं। तब ये शब्द नहीं समझ आते थे, बस ये था कि वो इंसिस्ट कर रही थी फिनिश कर। संगत जी वापस आए, वापस आके हैंड वॉश करके हम फिर वापस अंदर आए, आकर के बैठे। थोड़ी देर बाद बीच में मैट बिछने लगी और हमें लंगर दिया गया। उसमें भी ये इंस्ट्रक्शन थी, बाई चांस उस वक्त वो साथ ही बैठे थे, कि पूरा फिनिश करना है। संगत जी मुझे सब्जी याद नहीं, बस मुझे ये याद है कि 2 चपाती मुझे खाने को दी गई आउट ऑफ 8 चपाती, और साथ में खूब सारी मिर्ची की चटनी थी। सब्जी मुझे अभी भी नहीं ध्यान, दाल और सब्जी क्या थे या मीठा क्या था, बस वो पहला लड्डू गुरु जी के हाथ का और मिर्ची वाली चटनी, जो कि देखते ही मुझे लगा मेरी हालत खराब हो जाएगी। बट संगत जी यू वोंट बिलीव, अभी तक मैं आई थी 1.5 घंटे की जर्नी के बाद, 1 घंटा हम बैठे थे, पूरा लड्डू प्रसाद मैं खा चुकी थी और मुझे लग रहा था अभी कुछ होगा गड़बड़, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली खाना खा के हमने लंगर प्रसाद लिया, हैंड वॉश किए, वापस आके गुरु जी से आज्ञा ली। सिर्फ एक बार जैसे नॉर्मली लंबी जर्नी में जाते हैं हम लू के लिए, वॉशरूम में गई। वापस घर आके मुझे यही लगा कि अब मेरी हालत खराब होगी, अब मैं वॉमिट करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। और उस दिन रात को, ये 2000 की बात है संगत जी, दिल्ली में बहुत लाइट और एनसीआर में लाइट बहुत घंटों तक जाती थी। कई बार इन्वर्टर की जो बैटरीज थी वो खत्म हो जाती थी, रिचार्ज नहीं हो पाती थी। तो वही हाल उस दिन भी था, जून का मंथ था, 4 घंटे से लाइट गई हुई थी और मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। मुझे लगा अब तो मैं रेस्टलेस होकर वॉमिट करूंगी, बट कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, और मैं आराम से घर जाके सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी तो जैसा कि कहते हैं, दिमाग तो हमारे पास है ना, कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे बनते हैं अपने को हम। मेरे को लगा यार चेंजेस तो आए, मैं ये नहीं कहूंगी 100% आए थे, लेकिन मुझे लगा पक्का। और तब तो गूगल में इतना स्टीरॉइड्स का नहीं होता था, आजकल तो हम हर चीज गूगल से 1 सेकंड में पूछ लेते हैं। ये अपना विकिपीडिया होता था या अपना दिमाग होता था, स्टडी की होती थी। मेरे दिमाग ने सबसे पहले मुझे बोला कि बेटा जरूर इन्होंने ना इसमें स्टीरॉइड्स मिलाए होंगे, बिकॉज स्टीरॉइड्स जैसे ही डॉक्टर मुझे डोज देता था मेरा स्टमक और सिस्टम इस तरह से सेटल होना शुरू हो जाता था। तो आज फिर सेटल होना शुरू हो रहा था, मुझे लगा वही सिम्टम्स हैं। देन फिर दिमाग ने बोला कि ये कैसे हो सकता है श्वेता, स्टीरॉइड्स तो बॉडी वेट से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, और ये तो इन्होंने सब्जी कॉमन लोगों को दी थी, उसमें कोई 10 किलो का बच्चा भी था, कोई 80 किलो का भी था, तुम 50 किलो की भी थी, कोई 60 किलो का भी था, तो ये कैसे हो सकता है। चलो यस नो हाँ लॉजिक्स रीजंस लगा लगा के 1 महीना निकल गया। ये तो संगत जी मैं अपनी मम्मी के घर से आई थी, अब मैं पश्चिम बिहार अपने घर आ गई। तो मुझे थोड़ा सा फर्क उन दिनों में लग रहा था, तो ऐसे ही मन में आया चलो इस बार और चलते।
तो संगत जी, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है, हम मांगते हैं, चाहते हैं, और गुरु क्या चाहता है हमें नहीं पता। वो हमेशा हमसे ज्यादा हमारे लिए चाह रहा होता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम मांगते भी हैं और चाहते भी हैं, और कुछ बात भी अलग हो जाती है। मैं अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि ऐसा करते हैं नरेश, एक बार और चलते हैं वहां। तो संगत जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमसे कई बार बिन मांगे भी हमें वो कुछ और दे देता है। कई बार हमारे ख्यालों को भी वो पूरा कर देता है। कई बार वो ऐसी चीजें हमें देता है जो हमने ख्यालों में सोची भी नहीं होती। बस बेस वही होता है जो कि हमने कई बार वाणी में सुना है, जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने खसम भरोसा। बस एक उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मांगो वो नहीं पाओगे। मैंने तो ये भी देखा है, बिन मांगे भी और बिन चाहे भी वो ऐसी ऐसी चीजें दे देता है जो हमने जीवन में सोची भी नहीं होती थी कि हम डिजर्व कर सकते हैं या हम उसके लायक भी। क्योंकि हम सबको अपना लेवल पता होता है। बट संगत जी, अभी तो ये 2000 की जर्नी थी, उस वक्त तक इतनी अकल नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं। तो संगत जी, उस वक्त हमारे पास फिएट गाड़ी थी। एंड हम में से जिसने भी अम्बेसडर और फिएट यूज किया है, पता है थोड़े सालों बाद फिएट कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो, टू व्हीलर में तो हम इतनी दूर जाएंगे नहीं, फिएट में बैठ के मैं नहीं जाऊंगी। रात को कहीं से आए वापसी में रुक गई तो मुश्किल होगी। तो उन दिनों में संगत जी नई नई मारुति वैन शुरू हुई थी और वो रेंटल पे मिल जाती थी। तो हमने वो रेंट पे मारुति वैन ली और ले करके हम गुरु जी के पास गए। अब आप देखिए संगत जी, अनजाने में या गुरु क्या चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं, गुरु जी हमें कहते थे कि रिश्ता तो हमारा सोल का गुरु जी के साथ पता नहीं कब से है, लेकिन इस बॉडी में रिश्ता जो होता है वो हम अपना ईयर बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, लेकिन गुरु को तो हमारे बारे में सब पता होता है ना। अगर उसने हमें छांट लिया है तो वो किसी भी तरीके से हमें अपने पास जरूर बुलाएंगे। और वो ही हुआ संगत जी। अब गाड़ी से हम आए, आके मैं जैसे ही गुरु जी के चरण छूने झुकी, तो मैंने बस संगत जी कुछ नहीं मांगा था। मैं तो जस्ट बेसिकली बीमारी के लिए आई थी और मिरेकल्स के लिए आई थी। मैंने सर झुकाते झुकाते बस यही सोचा, यार बड़ा चुभ रहा है गुरु जी, ये जो रेंट है ना, दिस इज टू मच, आई कैंट अफोर्ड। अगर इतना रेंट देकर ही आना पड़ा ना, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये ख्याल चल रहे थे, मैं कोई विश नहीं कर रही थी। मेरे माइंड में ख्याल चल रहे थे कि यार ये बड़ा महंगा सौदा है, आपसे अगर मिलने आना पड़ेगा तो इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मगर मैं और फिएट में मैं आऊंगी। और ये ख्याल आते आते मैंने माथा मतलब पैर माथा झुकाया था, चरण छुए गुरु जी के और आके बैठ गए। एंड संगत जी, सत्संग के बाद जब हम घर की तरफ निकले वापस, सिंगला अंकल, हम सभी जानते हैं 90% मेरे मैसेजेस जो थे गुरु जी ने सिंगला अंकल के थ्रू ही हमें आंसर दिए थे, बिना पूछे बिना कहे। पहले दिन सिंगला अंकल मेरे हस्बैंड से मिले, उन्हें रास्ते में रोका, मैं कहीं अलग अपने शूज ढूंढ रही थी। इससे पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई थी। वहां संगत जी मैंने किसी से बात नहीं की थी। जैसा कि हम में से कईयों ने ये बात शेयर की है सत्संग में कि जब हम गुरु जी के पास पहली बार आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोग देख करके लगता है ये हमारे लायक जगह नहीं है या हम इस जगह के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े लोगों की जगह। सेम फीलिंग्स मुझे भी उस दिन आई थी। सिंगला अंकल मेरे हस्बैंड को बुला के बोलते हैं, संगत जी, मुझे नहीं मेरे हस्बैंड को, कि गुरु जी कहते ने कि टीचर के दिमाग ਨੂੰ बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की आदत होती है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कहो अपनी अकल जुतियां दे नाल बाहर छोड़ के आए। मेरी पंजाबी थोड़ी टूटी फूटी है, याद नहीं होता सेंटेंस, लेकिन भाव यही था कि टीचर्स के दिमाग को चलाना पड़ता है। संगत जी, बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, और मैंने वहां किसी से ये बात शेयर नहीं की थी, मैंने वहां किसी से एक वर्ड भी नहीं बोला था। और मेरे हस्बैंड ने तो कहीं कोई बात ही नहीं की थी, पहली बार वो आ रहे थे। गुरुजी ने पहला मैसेज मुझे यही दिया था कि अपनी अकल जो कुछ ज्यादा ही चलती थी, लॉजिक्स के लिए मैं बहुत फेमस थी, डिबेट्स में मैं बहुत फेमस थी, रीजनिंग में मैं बहुत फेमस थी,
सबसे पहला मेरा ये चीज कि इसको बाहर छोड़ो। बहुत टाइम लगता है गुरु संगत जी। गुरुजी ने तो एक सेंटेंस में ही बेड़ा पार करा दिया, लेकिन उस सेंटेंस को फॉलो करने में, अपनाने में, उसके साथ चलने में, ये हमारी सबकी अपनी अपनी जर्नी है। किस स्पीड से हम उसे रिकवर करेंगे। तो संगत जी, उसके बाद हम आ गए। तब तो इतना समझ नहीं आता था, बस सुन लिया, डायलॉग सुन लिया, आ गए, कुछ समझ आया, कुछ अपना लिया, कुछ वैसे ही रह गए। अब आप संगत जी ये देखिए, माथा टेक के मैंने ये कहा था, मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, कंडीशन नहीं थी। मैंने बोला था भैया मेरे को महंगा पड़ेगा यहाँ आना। तो आप बिलीव नहीं करे संगत जी, उन दिनों में जनरली हम जो सेल्फ मेड लोग थे उनकी मारुति ड्रीम कार्ड होती थी, नई नई थी। मेरी भी ड्रीम कार फिएट निकाल के मारुति लेने की थी, दैट इज वाइट, राइट। तो नेक्स्ट मंथ, दिस इज जुलाई या अगस्त था, नेक्स्ट मंथ मैं मम्मी के घर गई। मम्मी के साथ वाले घर में डैडी के बैंक के एक मैनेजर, उनके साथ के फ्रेंड रहते थे, उनके बच्चे बाहर थे संगत जी। एंड जहां तक हम में से बहुतों को पता है कि उन दिनों में अगर हम नई गाड़ी खरीदते थे तो उसको अच्छे से कवर करके अपनी कोठी का गेट थोड़ा आगे को निकलवा के अंदर रखते थे और कवर करते थे। आजकल तो खैर हम जितने मर्जी लाखों की गाड़ी लाके नीचे ही रख देते हैं, और कोई कवर करता है तो उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। तो वो अंकल ने भी गाड़ी वेल मेंटेन संभाल के रखी हुई। और वर्किंग क्लास लोग थे, ऑफिस तो रोज गाड़ी तब लेके नहीं जाया करते थे, स्टार्टर बस में जाते थे, महीने में एक बार आउटिंग के लिए जाते थे तो उस गाड़ी में बैठते। इस तरह की मेंटेन की गाड़ी थी। डैडी ने एकदम से मुझे बोला कि ये अंकल जा रहे हैं अपने बच्चों के पास, गाड़ी निकालनी है इन्होंने, तुम लोगे? आई सेड पापा इतने पैसे थोड़ी अभी मेरे पास, और अभी के अभी कैसे मैं इनको पे कर दूं। तब तो ये पेटीएम और ये एटीएम या डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करते थे। तो डैडी ने बोला तू अभी इसको कुछ एक चेक पकड़ा दे, बाकी का तू एफडी तोड़ के बाद में दे दियो। संगत जी, वहीं पे वो फिएट डैडी के घर छोड़ी गई। उन्होंने बोला मैं अपने आप इसको डिस्पोज ऑफ करूंगा। और वाइट मारुति मैंने मांगा नहीं था, मैंने सिर्फ एक भाव दिया था गुरु को कि गुरुजी महंगा सौदा पड़ रहा है। तो गुरुजी को पता है कि उसकी संगत क्या औकात है, कैसी है। उन्होंने उसी वक्त मेरे लिए ये गाड़ी अरेंज करवा दी और नेक्स्ट टाइम उसी गाड़ी में गए। संगत जी, मैंने गाड़ी मांगी नहीं थी, लेकिन हाँ मैं मांगने की लिस्ट लेके जाती थी। और मैं ये भी बोलती थी, जब मैं भगवान में बिलीव करती थी, कभी कभी आजकल भी बोल देती हूँ कि हम किससे मांगेंगे गुरुजी, आपसे नहीं मांगेंगे। बच्चा माँ बाप से ही मांगेगा ना। ये माँ बाप बाद में समझाएंगे कि बेटा ये तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। हाँ, 23 साल की जर्नी में इतनी समझ अब आ गई है कि ज्यादातर मांगने की आदत कम हो गई है। पता है वो मांगने से पहले ही बहुत कुछ दे रहे हैं। और अगर कभी मांगते भी हैं तो ये भी पता है अगर उसने नहीं दिया तो भी शुक्राना, उसने दिया तो भी शुक्राना। क्यों नहीं दिया? अब इतनी समझ गुरुजी ने दे दी है कि वो मेरे लिए भला नहीं होगा। बस यही चाहते हैं गुरुजी कि जिस भी संगत को अपने साथ जोड़ते हो उन सबको ये समझ दो कि जब आपकी शरण में हम आ गए हैं तो फिर हमें बिल्कुल मांगने की बात नहीं है। मांगेंगे हम आपसे ही, भाव आएंगे, लेकिन इतनी समझ दे देना कि अगर वो मांग पूरी ना हो तो आपकी शरण को नकारे नहीं, आपकी आज्ञा को सर माथे पर लें और स्वीकार करें। इस संगत जी, अभी और भी बहुत सारे सत्संग हैं मेरी नादानियों के, इनमें से मैं एक सत्संग और शेयर करूंगी। ये सत्संग था, ये है, एक बार मैंने पहली बार सत्संग जो किया संगत जी गुरु जी का, तो गुरु जी की समाधि लेने के बाद संगत जी, मैं 2-3 साल तक तो मैंने कोई भी सत्संग नहीं अटेंड किया था जो घर में होता था। क्योंकि 2 साल बाद एक बार ऐसे ही मुझे ड्रीम आया और उस ड्रीम में मुझे लगा गुरुजी मेरे पीछे खड़े होके मुझे चेक कर रहे हैं। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो गुरुजी खड़े हैं, सिर्फ ये 2 लाइनें बोली। तो मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पर, बस उन्होंने ये बोला तुम तो मुझे अपने घर बुलाते ही नहीं। मतलब आई वॉज कंफ्यूज
कि ये क्या सेंटेंस था, सिर्फ एक सेंटेंस बोला और बात खत्म हो गई। उसके बाद बड़े मंदिर में आए जब दर्शन करने, तो मेरे तो जो भी थे सूत्रधार सिंगला अंकल ही थे। मैंने सिंगला अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल मुझे इस तरह का ड्रीम आया है, और मैंने यही सोचा था कि जो वो आज्ञा देंगे। उन दिनों में अभी शुरू हुआ था कि लोग अपने घर में सत्संग करते थे, शुरू कर चुके थे काफी लोग करना। तो सिंगला अंकल ने एक ही वर्ड बोला, ऐसी कोई आज्ञा नहीं। तो संगत जी बस उसके बाद मतलब ना मैं किसी घर के सत्संग में जाती थी, ना मैं ये सोचा कि मुझे घर में सत्संग करना है। लेकिन उसके 2 साल बाद काफी घरों में रेगुलर सत्संग होते रहे। मुझे एक बार आज्ञा आई, मैसेज आए 2-3 कि आप इस सत्संग में आइए। वहां पर संगत जी मुझे सत्संग शेयर करने को बोला गया कि आपकी गुरुजी से पहली मुलाकात या जो भी मीटिंग थी कैसे हुआ और कैसा फील हुआ। संगत जी वन दिल्ली, बिल्कुल आज भी ये सच्चाई है। कहीं भी खड़े होके बोलना हो, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिबेट हो, स्टेज हो, ड्रामा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। लेकिन जब भी गुरुजी का सत्संग शेयर करने की बात होती है, सबसे पहले मैं उस सदगुरु से यही माफी मांगती हूँ कि गुरुजी बख्श देना, बख्शनहार। अगर कोई गलती हो जाए, बस मेरे शब्दों में, मेरी वाणी में आपका निवास रहे, और मैं जो बोलूं बस आपके गुणों के लिए, आपकी अच्छाई के लिए बोलूं, और कुछ भी गलत ना बोलूं। तो संगत जी उस दिन जो सत्संग मैंने किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे पहली बार कोई बच्चा स्टेज पे आता है, जबकि स्टेज मेरे लिए बड़ी कॉमन चीज होती थी, चाहे वो ऑफिशियल थी, पॉलिटिकल थी, प्लेस की थी, लेकिन ये गुरु की सत्संग थी, गुरु की संगत की स्टेज थी। आप बिलीव नहीं करे सरकन सिंह, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी जबान लड़खड़ा रही थी, और मैं हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। बट संगत जी उसके बाद मुझे नहीं पता गुरुजी मेरी वाणी में बैठे थे क्या था। मुझे काफी लोगों ने सत्संग के लिए शेयर करने के लिए अपने पास बुलाया, इनवाइट किया, और बहुत से सत्संग किए। और शुक्राना गुरुजी, मुझे बस एक ही बात बोली गई कि आंटी जब आप गुरुजी का सत्संग करते हो तो बहुत स्वीट करते हो। मुझे नहीं पता क्या स्वीटनेस होती है, बिकॉज बीइंग अ टीचर आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन माय स्कूल, और मेरे जो बच्चे सीनियर होते थे, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो वो थोड़े से रेस्टलेस होते थे। तो मैं काफी लाउड होती थी क्लास में ताकि उनको संभाला जाए। तो उस हिसाब से जब सत्संग की बारी आती थी तो वो तो गुरु का गान है, उस वक्त तो बोलने का ऑब्वियसली गुरु जी ही बुलवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे। तो संगत जी आपको मेन पॉइंट ये बता रही हूँ, उन दिनों में काफी जगह से काफी लोगों ने मुझे बोला आप सत्संग शेयर करो। पर एक दिन बैठे बैठे संगत जी साल निकल गया, मुझे एक आंटी ने, मैं नाम नहीं लूंगी, बोला आंटी आप कल सैटरडे है, आपने एक सत्संग शेयर करना है, और परसों संडे है, वहां भी सत्संग शेयर करना है, आना है, वहां मैं नहीं आ पाऊंगी, आपको पहुंचना हो। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, एक अजीब सा भाव आया कि ये हो क्या रहा है, क्या मैं सिस्टर शिवानी बनना शुरू हो गई हूँ कि सिर्फ सारा दिन सत्संग करती रहूं। आई डोंट नो वो भाव भी भोले भंडारी ने डाला होगा, अपनी माया रचाई होगी। मतलब मुझे अजीब सा लगा, मुझे लगा नो, मैं हर जगह सिर्फ सत्संग करने ही थोड़ी जाया करूंगी, कि ये कोई अकेले ये लाइफ थोड़ी है। तो ये भाव से आए, मैंने बोला आंटी मैं दोनों जगह नहीं जा सकती और डेली नहीं जा सकती, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी फैमिली है, सब कुछ है। चलो एनी हाउ संगत जी मैं सेकंड वाले सत्संग में नहीं गई। मतलब कि नहीं गई क्योंकि मैं नहीं गई, मैं नहीं चाहती थी। मुझे लगा नहीं ये लाइफ, मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि मैं हर हफ्ते एक सत्संग करने जा रही हूँ। एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्या रीजन था मुझे नहीं पता, वो मेरे भोलेनाथ जाने। संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसके बाद मैंने 2-3 सत्संग जो रेगुलर अटेंड करती थी वहां जाती थी। मैंने वहां जाने से उस दिन मना कर दिया था, उसके बाद मैं नहीं गई। जनवरी का महीना था, फरवरी हो गया, मार्च आ गया। अब संगत जी वो जो मेरे अंदर की बेचैनी, जो मेरे अंदर के भाव अपने गुरु के गान करने के बेचैन होने शुरू हो गए। और जिस भी सत्संग में मैं गई संगत जी,
किसी ने मुझे ये नहीं बोला आप सत्संग करिए, जबकि वो जगह थी जहां पर मैं हमेशा सत्संग करती थी। मुझे नहीं पता क्या था। 3 महीने हो गए संगत जी। अब मेरी बेचैनी शुरू हो गई। मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने उस दिन मना किया था, मुझे अजीब से भाव आए थे और वो भी आपने ही जगाए होंगे। ऐसा क्या हो गया गुरुजी कि मेरे को ऐसे बिल्कुल ही छुड़वा दिया आपने? अब तो मेरे को चैन ही नहीं पड़ता आपकी बातें किए बिना संगत जी। और उस दिन मार्च का महीना आ गया, मैं इतनी रेस्टलेस थी, इतनी बेचैन थी। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है गुरुजी, जो आपको स्वीकार। वही भाव आता है जब आप सरेंडर कर देते हो, उसके हाथ में दे देते हो, उससे माफी मांग लेते हो। हालांकि गलती क्या थी मुझे नहीं पता, वो भाव क्यों जगा था मुझे आज तक नहीं पता, वो ही जाने। उस दिन हम एक अंकल रेगुलर सत्संग कराते थे सेकंड सैटरडे को, उनके घर गए। और उनके घर भी जैसा एम्पायर एस्टेट में डिसिप्लिन होता था, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, बहुत अच्छे से गुरुजी की महक आती थी, गुरुजी विराजते थे, सत्संग होता था। तो वो अंकल, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अंकल ने आकर के, उनके यहाँ सत्संग शेड्यूल होता था मिनट्स और टाइम के हिसाब से, एक्सेस कुछ भी नहीं होता था। उस दिन क्योंकि मैं बैठी हुई थी और बड़ी उदास थी कि गुरुजी कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अंकल आके कहते हैं श्वेता आंटी, सुना है आप सत्संग बहुत अच्छा करते हो, आज गुरुजी का सत्संग 10 मिनट्स के लिए आप करोगे। और संगत जी उन अंकल ने बोला सुना है, जबकि उनके घर में उससे पिछली बार मैं सत्संग कर चुकी थी। लेकिन मुझे वही लगा जो गुरुजी की वाणी थी कि शायद उन्होंने मेरी उस माफी को स्वीकार कर लिया था। संगत जी उस दिन भी जब मैंने सत्संग किया, मैंने ये भाव भी शेयर किया अपना, उस दिन भी वही हाल था मेरा, मेरे हाथ कांप रहे थे। शायद कोई कमी मुझ में रह गई थी कि या ना समझी अभी रह गई थी। गुरुजी तो हमारी नासमझी को धीरे धीरे छांटते हैं, काटते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। संगत जी अब एक छोटा सा बहुत प्यारा सा सत्संग है जो हमारी नादानियों का भी एग्जाम्पल है और हमारे बचपने का भी है, क्योंकि हम अपने गुरु के पास आए हैं तो बचपना तो हम दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि वही हमारे पिता हैं, वही हमारे बड़े हैं। तो संगत जी ये सत्संग है दिवाली का। संगत जी उससे पहले ईयर मुझे ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से अब तो 8-10 साल हो गए, कौन सा साल था, 10 या 12 12 का होगा, 11 या 12 साल, 2012 या 13 का होगा। उससे पहले हम दिवाली वाले दिन कभी भी टाइम निकाल कर जाते थे और मंदिर के बाहर एक बड़ा सा जाल और गेट लगाते थे, वहां पे हम कैंडल्स जला करके आ जाते थे और कैंडल्स और दिए रख भी आते थे। जैसा कि गुरुजी ने एक, अभी मैं कोई बुक पढ़ रही थी उसमें लिखा था, गुरुआ नाल कौन दिवाली मनाना आंदा है, सारे अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, गुरु के पास तो बस 10 मिनट बैठ के भाग जाते हैं। लेकिन ये अभी पढ़ा था, तब नहीं पढ़ा था, तब इतनी अकल नहीं थी, तब मैं यही करती थी कि चलो एक बार गुरुजी से मिल के दिए जला के वापस आ जाएंगे या कैंडल्स के बॉक्स वहां रख के आ जाएंगे। बट संगत जी उस साल क्या हुआ, 11 या 12 2000 की बात है, हम जैसे ही पहुंचे, मेरा बेटा कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था, हॉस्टल गया था, तो हमने वो जो व्हाइट मारुति थी वो बेच दी थी, दूसरी कार ले ली थी कि 2 कारें क्या करेंगे, अकेले हम 2 जने हैं। तो संगत जी उसने आते ही बोला मम्मा मैं शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगा, दिवाली का महीना है, तो दिवाली का दिन है, तो आप लोग आ जाओगे जल्दी? मैं कहा हाँ हम आ जाएंगे। संगत जी गुरु जी के पास जाना था, घर के सारे काम हो गए थे। जनरली दिवाली पर हमारे घर में ट्रेडिशन थी कि मैं नए कपड़े पहनती थी और दरवाजे पे वेलकम के लिए खूब सारे फ्लावर लगे। सुबह से मैं इतना बिजी थी कि फ्लावर लगाने लाने का टाइम नहीं मिला दरवाजे पर। मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा करते हैं हम 1-1:30 बजे तक निकल जाते हैं, वहां पे दिए जला के 6 बजे तक वापस आ जाएंगे और पूजा कर लेंगे, देन मेरा बेटा अपनी फ्रेंड के साथ चला जाएगा शाम को। इस तरह से शेड्यूल करके अब 12-1 बजे हम भागे निकले वहां से। दरवाजे पे फूल रह गए थे मेरे घर के, लक्ष्मी का वेलकम करना था। दूसरा था मुझे नया सूट पहनना था। अब वो नया सूट संगत जी व्हाइट अनारकली सूट था। मैं कंफ्यूज थी कि मैं वो व्हाइट सूट पहन के अगर गुरु जी के मंदिर गई और रास्ते में मैला हो गया, दाग लग गया,
तो लक्ष्मी माता की पूजा में मैले कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये मेरे मन के भाव है संगत जी, जो गुरु जी देखते हैं, सुनते हैं और खेलते हैं हमारे साथ, और वो भी मुस्कुराते हैं, और अब तो हम नादान भी मुस्कुराते हैं। तो संगत जी, बस ये दो भाव मेरे अंदर हावी हो रहे थे उस दिन। एक तो मुझे अपने दरवाजे पर फूल लगाने हैं, दूसरे मेरा सूट। बट फिर लगा नहीं, इतना टाइम नहीं होगा श्वेता, तू सूट तो पहन ले, देखा जाएगा। संगत जी, मैंने व्हाइट सूट पहना, हम लोग गए, और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे, आपको पता होगा रास्ते में जब हम आते हैं एक मार्केट पड़ती है, फूलों की है वो, तो मैंने यही सोचा था वापसी में यहाँ से फूल लेके आके दरवाजे पे लगा दूंगी, ये बड़े मंदिर के रास्ते में से। तो ये दोनों भाव के साथ मैं गई कि सूट मैला नहीं होना चाहिए, और मंदिर से वापसी में मैंने अपने घर के दरवाजे के लिए फूल लेने। चलो जी, मंदिर पहुंचे। ये समाधि की जगह पर कवर लगा हुआ था, सामने टेंट ढका हुआ था। दे सेड आज मंदिर शाम को 5 बजे खुलेगा, दर्शन के लिए आज यहाँ से बंद कर दिया गया है। तो मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, ठीक है आप हमें शिव जी के दर्शन करवा दो, जो गणपति और शिव जी हैं वहीं हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि 5 बजे तक तो रुक नहीं सकते थे। तो अंकल मान गए। मेरा मन नहीं कर रहा था वापस जाने को, दरबार में जाने को बहुत मन था। इतने में देखा टेंट में से एक रास्ता, एक अंकल खड़े हुए थे वहां पे। मैंने अंकल एकदम से अंकल को बोला, अंकल दर्शन करवा दो ना अंदर से। अंकल कहते नहीं आंटी, अभी तो दरबार में काम चल रहा है, दर्शन नहीं हो सकते, अभी दरबार डेकोरेट नहीं हुआ प्रॉपरली। इतने में एक और अंकल आ गए संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आते ही बोलते आंटी सेवा करोगे। और सिंपल सी बात, मुझे लगा सेवा करोगे तो फिर रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा तो हम लेट हो जाएंगे, तो मेरे घर के दरवाजे के लिए फूल नहीं सजेंगे, तो मेरा सूट खराब हो जाएगा, तो मेरे बेटे को गाड़ी नहीं मिलेगी, हम लेट हो जाएंगे। ये सारे ख्याल एज अ मदर, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे दिमाग में चल रहे हैं। सेवा का मतलब नहीं पता समझ आया। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए, उनको बोलते हैं, अच्छा मैंने कहा नरेश देखो ये कह रहे हैं सेवा करोगे। मेरे हस्बैंड तो एक बार में हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे। फिर परीक्षा ली जा रही है। सीधा अंकल ने बोला, आंटी फिर 2-2.5 घंटे सेवा करनी पड़ेगी कम से कम, जल्दी नहीं जा पाओगे। चुप, चले अंदर। उन्होंने बोला पीछे से जाइए आंटी, पीछे के दरबार से जहाँ से म्यूजिक वाला रूम है, और आप दरबार के अंदर जाइए, वहां पे मगू आंटी को बोलिए, वो आपको आज की सेवा देंगे। संगत जी, चलते हुए पीछे जा रहे हैं, जा करके दिमाग में बस दो चीजें हैं कि मेरे घर के दरवाजे पे फूल लगने हैं, कुछ और नहीं समझ आ रहा है कि सेवा हो रही है क्या हो रहा है कुछ। दूसरी चीज मेरे माइंड में ये आ रही थी कि मेरा सूट खराब ना हो जाए, कोई ऐसी सेवा ना आ जाए। आज जैसे ही अंदर आए संगत जी, जहां पर हमारे शिव जी की मूर्ति रखी हुई है वो एरिया पूरा खाली था, और थर्मोकोल कट रहे थे वहां पर। आते ही मगु आंटी ने मेरे हाथ में बड़ा सा डस्टर, बड़ा क्यूट सा दिया, और बोला आंटी वो अंदर का जो एरिया है ना, जो शिव जी की मूर्ति है, वहां पे एक भी बॉल थर्मोकोल की मुझे नहीं दिखनी चाहिए। संगत जी, अगर आपने कभी घर में थर्मोकोल के पीसेस काटे हो तो आपको पता होगा बॉल्स उड़ उड़ के जाती हैं, कितना भी इकट्ठा कर लो 4-5 दिन तक तो आपको घर में गिरी हुई कहीं ना कहीं दिखेगी। आंटी ने वो बोल दिया। सबसे पहली चीज, जिस सूट में मेरी जान पड़ी थी, थर्मोकोल के बॉल उठाने हैं, पूरा वो एरिया शिव जी की मूर्ति वाला क्लीन करना है। आप इधर से उधर घूम रहे हो, चलो वो सेवा करी। गुरुजी ने पहला मान, पहला रीजन रूल आउट कर दिया। इसके बाद संगत जी, हमें बोला गया थोड़ा सा लंगर खा लीजिए, सबको बंट रहा था, हमने खाया, हाथ धो के वापस आए। दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में था, मुझे अपने घर के दरवाजों पर फूल लगाने थे, किसके लिए? लक्ष्मी के वेलकम के लिए। ये नहीं पता लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा विष्णु सब वहां बैठा है जहां मैं खड़ी थी, जहां से मैं वापस आ रही थी। संगत जी, आपने देखा होगा जब ये सजावट करते हैं तो गुरुजी के आसन के सामने या गद्दी के सामने बड़ा सा ऐसे राउंड शेप में या थर्म वो शेप में कुछ गेट सा बना के रखा जाता है। उस दिन वो गेट बना हुआ था थर्मोकोल से, और आंटी ने बड़ी सी बास्केट, टूथपिक्स का बॉक्स और फ्लावर मुझे दिए, और बोला ये लो इस दरवाजे पे सारे फूल लगाओ। कहाँ तो मैं अपने घर के दरवाजे पर फूल लगाने की चिंता कर रही थी,
कहाँ मेरे सदगुरु ने अपने दरवाजे को मेरे हाथों से सजवाया। नहीं है समझ हमें हम क्या चाहते हैं, बहुत कम चाहते हैं, हमें नहीं पता वो हमें क्या देने वाला है। संगति धीरे धीरे ये चीजें समझ आती हैं। लंबी जर्नी होती है, अकल कम होती है, नादान है। धीरे धीरे गुरुजी ये रास्ते दिखाते हैं। संगति खैर उस दिन हम घर आए, फूल महके आई थी, पूजा भी हुई, सूट भी खराब नहीं हुआ और गुरु के दरबार को भी सजाया गया अपने हाथ से। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि हम जो भी चाहें, देने वाला उससे बहुत ऊपर है, उससे बहुत ज्यादा देने को खड़ा है। लेकिन हमारी झोली, छोटी सी झोली को लेके खड़े हो जाते हैं, वो भर भर के दे रहा है। हम शुक्राना भी नहीं कर पा रहे हैं संगत जी, नहीं कर पा रहे हैं संगत जी। एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। वो सत्संग है जो हमारे गुरु जी हैं उनके मंत्र जाप का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये जाप मुझे 2000 में जब गुरु जी के स्वरूप के साथ दिया गया था, संगत के थ्रू, ऑब्वियसली किसी के थ्रू ही आया था। तो इस जाप की महिमा नहीं थी पता, लेकिन अब शायद हम सबको पता है। और मैंने तो खुद अपने पे देखी हुई है संगत जी। काफी साल पहले की बात है, मेरा बेटा किसी शादी में पंजाब की तरफ गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, और 3-4 दोस्त गए थे। इन्होंने बोला था हम रात को शादी के बाद 11-12 बजे निकल आएंगे, 12 बजे तक, और यहाँ पे 2:30-3 बजे घर दिल्ली वापस पहुंच जाएंगे। तो उन दिनों में कार के काफी एक्सीडेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स से होते थे, न्यूज़पेपर में आता रहता था, तो घबराहट बहुत होती थी इन चीजों से। एनी हाउ, अब बच्चे हैं, यंग हैं, जाएंगे ही जाएंगे, उनको रोक तो आप सकते नहीं। तो संगत जी, रात को जैसे माँ बाप हैं हम लोग, रात को अगर बच्चा जर्नी पे है, बाहर है, तो याद ध्यान तो रहता ही है, बटा रहता है, और आप बेचैन भी रहते हो थोड़ा बहुत कि बच्चे सुख से घर पहुंचे। तो वही चीज हो रही थी। इतने में रात को 10 बजे 11 बजे मेरे बेटे का फोन आ गया। जी सर कि मम्मा हम ना अभी लेट हो रहे हैं, तो हमने सोचा हम रात को यहीं रहेंगे, सुबह 5 बजे निकल के आ जाएंगे 10 बजे तक। अब जैसे ही ये फोन आया उसके बाद रिलैक्स होकर मैं सो गई कि अब तो बच्चे शादी के अंदर हैं, अब कोई सड़क पे नहीं होंगे। संगति अचानक रात को 2, 2:15 बजे के करीब मेरी नींद टूटी। बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब ये था, जनरली जब भी आप ऐसे होते हो तो आपका अपनों की तरफ ध्यान जाता है, अपने बच्चों की तरफ जो बाहर होते हैं। बट वो था कि बच्चे तो वहां पंडाल में हैं और शादी के वेन्यू में हैं, वो लोग बाहर तो है नहीं। समझ नहीं आए क्या करें। अल्टीमेटली कुछ नहीं समझ आए, तो बस ओम नमो शिवाय, मैं मंत्र जाप करने बैठ गई संगत जी। आधा पौना घंटा मंत्र जाप किया, फिर मैं सो गई। जैसे ही सोई नींद आने लगी, बेल बजी बहुत जोर से। संगत जी, देखा मेरा बेटा खड़ा है। देखा तुम लोग तो बोल रहे थे तुम रात को नहीं आओगे। ही सेड नहीं मम्मा, हमने सोचा फिर हम निकल ही पड़े कि वहां पे सब लोग निकल गए थे, हम क्या करते वहां पे। चलो 4 बजे के करीब ये वापस आया था संगत जी, ये सो गया, कुछ दिमाग में भी नहीं आया मेरे भी। दूसरे या तीसरे दिन इसने बोला मम्मा आपको पता उस दिन रात को जब हम आ रहे थे, कि हमें नहीं पता क्या हुआ, हम बड़े आराम से गाड़ी चला रहे थे, सामने वाला जो ट्रॉलर था बड़ा वाला, मतलब 1 मिलीमीटर या 1 इंच की बात बोलो कि हमारी गाड़ी उड़ जाती है उस दिन, हमें नहीं पता हम कैसे बचे। संगत जी, तब ये बात स्ट्राइक की कि रात को 2, 2:15 बजे मेरे गुरु ने मुझे उठाया था। जैसा गुरु जी ने बोला है, तुम्हारे 90% तो मैं ले लूंगा, 10% तो तुम संभालोगे ना। तो 90% तो गुरु जी ने मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को संभाला, लेकिन 10% तो माँ से मंत्र जाप करवाना था नहीं, मुझे भी तो अपना कर्म करना था। उन्होंने जगाया और मुझसे मंत्र जाप करवाया। इसीलिए संगत जी, जब कभी भी कुछ बेचैनी हो, नहीं पता हो क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कुछ भी हो, सिर्फ मंत्र जाप, इससे बड़ा कोई और मिरेकल है ही नहीं। ये वो चीज है जो आपके हर कर्म को काट देती है। गुरु तो संभालता है, सब संभालता है, लेकिन हमारा भी तो अपना भी तो कुछ कर्म काटना है ना।
और वो तो गुरुजी ने क्लियर कॉन्टेक्ट किया हुआ है कि 10% तो तुम ही काटोगे ना, तो काटने ही है। और वो इतने सिंपल तरीके से सिर्फ उसके मंत्र जाप से काटने हैं। जय गुरु जी। विक्रम अंकल है अभी टाइम, बोल सकते हैं? जय गुरु जी। जी आंटी, आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ओके अंकल। संगत जी, मैं एक लेटेस्ट वाला सुनाती हूँ। वैसे मैं एक बार सुना चुकी हूँ शायद ये, कि आज से कुछ दिन पहले वो ही अंकल जिनके यहाँ पे सत्संग होता था, उनके यहाँ गए। और जहाँ पे मैंने दोबारा गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करना का आज्ञा दी थी, उनके यहाँ पे जब हम गए तो गुरुजी ने जैसे कि आज्ञा दी हुई थी, कोशिश हमारी यही रहती है कि एक बार बजाज अंकल का ये सत्संग था कि गुरुजी ने उन्हें बुलाया होगा, वो लेट पहुंचे, तो उनको एंटर करते ही बोला गया कि आपको गुरुजी पूछ रहे। तो ही सेड कि मैंने गुरुजी को एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक जैम था या कुछ था, मैं इसलिए लेट हुआ। तो गुरुजी ने बोला था कि गुरुआ नु वेट नहीं कराते, कि जब गुरु ने पहुंचना हो उससे पहले पहुंचो। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम गुरुजी के सत्संग में गुरुजी के पधारने से पहले उनके वेलकम के लिए जरूर खड़े हों। तो संगत जी, जनरली आगे की सीट मुझे मिली जाती है, मैं आगे बैठी हुई थी। अंकल ने भोग लगाया गुरुजी को, और मैं मेडिटेशन में बैठी हुई हूँ, और मुझे मेडिटेशन में बैठे बैठे दिखाई दे रहा है कि गुरुजी अपना लंगर प्रसाद खा रहे हैं। कोई चोला नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ गुरुजी के हाथ और फेस दिखाई दे रहा है, और प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खाने के बाद संगत जी, गुरुजी ने जैसे होता है खाते खाते अपने हाथ आगे कर दिए कि उन्हें कुछ हाथ पहुंचने के लिए। अब मुझे नहीं पता, मेडिटेशन में मैंने अपनी चुन्नी आगे कर दी गुरुजी को, और एकदम से मेरी मेडिटेशन टूटी। मैंने देखा जो भोग प्रसाद की थाली थी वो अंकल बाहर ले जा रहे थे वापस लंगर में मिक्स करने। अब मैं बहुत रेस्टलेस हो गई। अब किसी ने दरबार लगाया है, इतने मान से गुरुजी को बुलाया है, सालों से वो ये काम कर रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लगा मैं उनसे पूछूं कि अंकल आपने गुरुजी का टॉवल नहीं रखा था क्या? लेकिन मुझे बेचैनी भी हो, और मुझे लगा नहीं, मुझे पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? इसका भी एक सत्संग है। एक बार नरेंद्र ढांडा अंकल के घर में सत्संग था, हम गए थे वहां पे। संगत जी, वहीं से मुझे ये मैसेज मिला था। मेडिटेशन में मैं बैठी हुई थी, सत्संग चल रहा था, अचानक से मेरे को आवाज आई, उठ, आलू प्याज से मिर्ची के पकौड़े बना। पंजाबी में एक लाइन ये सुनाई दी। उसके बाद मैंने देखा, अब उस वक्त गर्मियों के दिन थे संगत जी, इतना संगत भरा हुआ था, एसी चल नहीं रहे थे, घर था अगर 150 बंदे का तो 200 बंदा बैठा हुआ था। मुझे लगा यार ये इस वक्त मैं क्या उठूं, ये किसको बोलूं कि ये चीज है। फिर मुझे लगा नहीं, जैसे हम सेवा करने किसी और के घर जाते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए मेरी सेवा होती है कि मैं मांग लेती हूँ सेवा दे दीजिए। तो मुझे लगा शायद गुरुजी मुझे ये ना इस वक्त आज्ञा दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जहां भी आपको सेवा मिलेगी, चाहे प्रसाद में ये पकौड़े आप लेके जाना। अपना दिमाग चलाया, चलता है संगत जी, कितना भी समर्पण कर लो, बहुत बार हम चलाते हैं, बाद में गुरुजी हमें सिखाते हैं। तो मेरे दिमाग ने यही जवाब दिया, मैं फिर मेडिटेशन में बैठ गई। संगत जी फिर आया, उठ, आलू प्याज से मिर्ची के पकौड़े बना। अब मुझे बेचैनी हुई। तब तक ये मंत्र जाप शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, मंत्र जाप के बाद ना जैसे ही लंगर प्रसाद बंटेगा सब लोग निकल जाएंगे, तो सेकंड राउंड में मैं अंकल से पूछूंगी कि अंकल ये मैसेज गुरुजी मुझे क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जनरली जैसे गुरुजी बोलते हैं, हम लोग भी सत्संग में बैठते हैं, जाते हैं, 9 बजे के बाद लंगर प्रसाद होता है, 10 साढ़े 10 तक संगत सिमट जाती है, थोड़े से लोग रह जाते हैं। तो जैसे कि गुरुजी बोलते थे संगत तो मुट्ठी भर होती है, बाकी लोग निकल गए। तो मैंने सोचा उस वक्त 10:30 11 बजे जब हम दोबारा वो प्रसाद बनाएंगे, कड़ा प्रसाद बनाएंगे, तो मैं अंकल से पूछूंगी इसका क्या मतलब है। संगत जी इसके बाद मैं सब भूल गई, बिल्कुल भूल गई। दोबारा नहीं बोला, तीसरी बार गुरुजी ने बोला ही नहीं, मुझे 2 बार बोला था। नेक्स्ट डे रात को 2 बजे तक हम गुरुजी के गुणगान करते रहे, 2:30 बजे तक मैं अपने घर आ गई, सरिता विहार से पश्चिम विहार आ गए हम लोग, 5 बजे आके सोए।
सुबह 10 साढ़े 10 बजे जय गुरु जी हुआ अंकल के साथ। तब मुझे याद आया, अब 11 बजने को आ रहे थे। मैंने बोला अंकल कल ऐसे हुआ था। तब मुझ नादान को अंकल ने बोला कि कोई भी सत्संग हो, कहीं भी सत्संग हो, गुरु जी विराजमान होते हैं, छोटा हो बड़ा हो, बस भाव से होना चाहिए। और आपको उस वक्त आज्ञा मिली थी तो आपको उसी वक्त वो काम करना चाहिए था। हम बेशक, मैंने कहा अंकल मुझे तो लग रहा था इतनी भीड़ है, रश है, किचन में इतना सामान है, जगह कहाँ थी, लेकिन हम थोड़ा सा बना देते, एक एक कोई बना देते, गुरु जी को तो भोग लगा देते। अब मुझे बहुत गिल्टी हो। देन अंकल ने बोला कोई बात नहीं, अब शाम की चाय में गुरु जी को ये सब खिला देना। तब मुझे नरेंद्र अंकल ने ये भाव दिया था कि अगर सत्संग में आप बैठे हैं और कोई भाव मन में आता है तो आप शेयर जरूर करिए। तो वही चीज हुई। मैंने भी जा करके कपूर अंकल को बोला कि अंकल क्या आपने गुरुजी का टॉवल नहीं रखा था? और पहली बार अंकल बोलते हैं हाँ आंटी, आंटी कह रही थी तुमने गुरुजी का टॉवल नहीं रखा था। तो संगत जी आप ये देखिए, गुरुजी हर सत्संग में आते हैं और छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें नोट करते हैं। चीजें नहीं, मटेरियल नहीं, भाव आपके नोट करते हैं। तो आलू प्याज और मिर्ची के पकौड़े तो मैं उसके बाद 2-3 हफ्ते तक लगातार गुरुजी को भोग लगाती रही, लेकिन वो दिन, वो मौका दोबारा नहीं आया। इसलिए कभी भी कोई भी आज्ञा हो, कोई भी भाव हो, आप शेयर करिए और अपने गुरु की जो भी बात हो उसको उसके सामने रखिए। अपने आप आपको किसी न किसी सत्संग में, किसी न किसी संगत के थ्रू उसका मैसेज मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कई बार नहीं समझ आता संगत जी, कई बार नहीं समझ आता और हम बेचैन रहते हैं। विक्रम अंकल आज वाला सत्संग शेयर कर दूं जो आपने किया था बात? जी आंटी। संगत जी 2 साल से मैं रिटायर हो गई हूँ और मैं कभी बेंगलोर कभी दिल्ली घूमती हूँ। तो आई वॉज प्लानिंग कि बेंगलोर में शिफ्ट होंगे। गुरु जी से हर बार बोल रही हूँ, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो आज मैंने बोला गुरु जी अब ना बहुत दिन हो गए सत्संग नहीं किया, अब बताओ कहाँ करूँ सत्संग, बेंगलोर में कि दिल्ली में? आज जब शाम को विक्रम अंकल से बात हुई तो उन्होंने सिंपली बोला आंटी अपने घर बुलाओगे तो सत्संग करोगे तो बुलाना। तो आप ये देखिए, विक्रम अंकल के मुंह से ही गुरुजी ने कह दिया कि अपने घर सत्संग करना है। कब करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने इस चीज का जवाब दे दिया कि बेंगलोर नहीं दिल्ली में करना है और संगत को बुलाना है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं थोड़ा सा वाणी को विराम देते हुए शुक्राना अंत तो नहीं बोलूंगी मैं। दोबारा मिलेंगे हम सब, दोबारा शेयर करेंगे अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी जर्नी को और अपनी सक्सेस को जो गुरुजी ने हमें बख्शी है। बस मैं यही कहूंगी, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशां बन गए। ऐसे गुरु को कैसे करूं शुक्राना, ऐसे गुरु को कैसे करूं शुक्राना, इनकी शरण में हम क्या से क्या बन गए। हाँ गुरु जी, जैसा कि आप कई बार कहते थे कि हम सब सच में गंदी नाली के कीड़े मकोड़े हैं जो अपने मन के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अहम के कीचड़ में फंसे हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, हमें बार बार इस कीचड़ से निकाल कर अपनी चरनी में लगाए रखने का। शुक्राना गुरुजी, हमें चूज करने का, हमें बुलाने का, हमें अपनाने का। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी चॉइस बनाने का। सच में गुरुजी, मैं तो आज तक भी ये नहीं जान पाई कि मुझ में ऐसा क्या था जो आपने मुझे अपनी शरण में बुलाया। शुक्राना गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करने का। शुक्राना गुरुजी, मुझे वो बनाने के लिए जो मैं आज हूँ। शुक्राना मेरे सदगुरु, बस इसी तरह अपनी चरनी लगाए रखना, सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना,
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।